डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम ड्राइंग सब्जेक्ट की। ड्राइंग में हम नए लेसन की शुरुआत करेंगे। आज हमारा जो अध्याय होगा, 2 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अध्याय नंबर 3 की शुरुआत करेंगे, पाठ 3। हमने सबसे पहले आदि मानव के चित्रकला के बारे में पढ़ा है। पहले पाठ में क्या पढ़ा है आपने? आदि मानव के बारे में पढ़ा है कि आदि मानव किस प्रकार के चित्र बनाता था, उसकी जानकारी लिए। ठीक है, मतलब पुराने समय में, वो भी प्रागैतिहासिक काल के समय की बात की है। दूसरे लेसन में अपने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई कला के बारे में पढ़ा है। तो हम मानव के विकास की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे आप 12th के अंदर तो आधुनिक समय की कला पढ़ेंगे और 11th क्लास में प्राचीन समय की कला पढ़ेंगे। तो आदि मानव ने किस प्रकार के चित्र बनाए, बर्तन, गुफाएं, शैल और प्राकृतिक दृश्यों या शिकार दृश्यों का जो हमें चित्रण मिलता है, वो आदि मानव के जीवन के ऊपर जो भी चित्र मिले हैं वो इस समय के मिले हैं। कौन से काल के? प्रागैतिहासिक काल के। सिंधु घाटी में जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो हैं, वहाँ के जो चित्र मिलते हैं, हमने उनकी बात की। और वहाँ चित्र तो उन मोहरों पर मिलते हैं, लेकिन अगर कलाओं की बात कर रहे हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के आभूषण, अलग अलग प्रकार की डिजाइन से युक्त बर्तन मिलते हैं। मिट्टी के, टेराकोटा से प्राप्त इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हम अब पढ़ेंगे 3 नंबर, मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला, ठीक है। मौर्यकालीन कला आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि मौर्यकालीन कला के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। खैर, अगर आपने मौर्य कला को कभी पढ़ा है तो मौर्य कला के अंदर चंद्रगुप्त का नाम सुना होगा। सबसे पहले तो आपको मौर्य कला के बारे में पता होना चाहिए कि मौर्य कला के अंतर्गत जो मौर्य वंश हैं, उसकी कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी कहा था कि जब आपको ये पता होगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की है और मौर्य वंश के अंतर्गत कौन सबसे अधिक एक सुव्यवस्थित शासक था जिसने मौर्य वंश को आगे बढ़ाया और मौर्य वंश का नाम प्रसिद्ध किया है। क्योंकि जब आपको इतिहास पता होगा तो कला भी पता लग जाएगी। क्योंकि चित्रकला क्या है? इतिहास से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? इतिहास से जुड़ी हुई है। आप सभी जानते हो। ठीक है, तो इतिहास से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। अगर हमने मौर्य वंश को पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि मौर्य वंश के अंतर्गत अनेक राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा आपने। आपने एक महान कूटनीतिज्ञ गुरु का नाम सुना होगा, चाणक्य। आपने अशोक सम्राट का नाम तो बिल्कुल सुना होगा। अगर इन सम्राटों का मैं नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये सब मौर्य वंश के सम्राट हैं। आपको पता होगा, अगर मौर्य वंश आपने हिस्ट्री में पढ़ा है 10वीं क्लास में, तो जो भारत के अंदर जो मौर्य वंश हैं वो 322 ईसा से लगाकर, ईसा पूर्व से लगाकर 185 ईसा पूर्व तक भारत में रहता है। और ये भारत का सबसे प्राचीन राजवंश है, ये भी ध्यान रखना है। दरअसल क्या हुआ कि 326 ईसा पूर्व के अंदर आपको पता है कि सिकंदर अपनी सेना लेकर आया था भारत के अंदर, और वो पंजाब के यहाँ आता है। और आते हुए आप जानते हो कि जब ये पंजाब की तरफ आता है तो उस समय जो बिहार है और जो मगध है, कौन सा? मगध महाजनपद, नाम सुना होगा। वहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि उस समय नंद वंश था, नंद वंश। गणानंद का नाम सुना होगा ना अपना। और उस समय नंद वंश का जो राजा धननंद है या गणानंद है, उसका शासन चल रहा था। ठीक है, और सिकंदर ने आक्रमण किया। इसके बाद में अलग अलग शासक बढ़ते गए, विदेशों का आक्रमण हुआ और एक गुरु की वजह से एक महान शिष्य का निर्माण हुआ। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त का मौर्य का नाम सुना होगा। अगर हम चंद्रगुप्त के मौर्य की बात करें तो फिर आपको पता है कि बिंदुसार आया, उसका बेटा। कौन शासक बना मौर्य में? बिंदुसार। बिंदुसार के को पता होना चाहिए। अशोक आया। कौन आया? अशोक। और अगर आप अशोक के बारे में जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक के समय एक युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध,
वो इस अशोक के समय हुआ था। अशोक ने मौर्य वंश के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म है उसके फैलाने का भी काम किया उसने अशोक ने, और अपने अंतर्गत उसने बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें भी आई हैं। अगर हम अशोक के बाद में बात करते हैं तो और भी लोग आते हैं। अशोक के बाद में जो कुणाल हैं वो गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? कुणाल। और कुणाल गद्दी पर बैठा, उसके बाद में और भी शासक बैठते गए। और इसी प्रकार हम अगर इसी मौर्य वंश के शासकों की बात करें तो अंतिम में था वृद्धथ, ठीक है, और वो अंतिम मौर्य वंश का शासक था। और इसी मौर्य वंश के शासक के अंतिम के समय जो मौर्य वंश शासक था वृद्धथ, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र जो था उसने वृत्रप्रथ को हरा दिया, मार दिया और इसकी हत्या कर दी, और खुद ही क्या हो गया कि सिंहासन पर वो बैठ गया। कौन? ये पुष्यमित्र। तो ये मौर्य जो वंश था इसके समय ऐसे कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने कला का विशेषकर विकास किया? तो अशोक सम्राट की कला हम पढ़ेंगे, क्योंकि अशोक सम्राट ने ही मौर्य वंश को आगे बढ़ाया और भारत के अंदर जो मौर्य काल हैं उसके समय की इस कला आती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुनेंगे। चाणक्य का नाम तो आपने सुना होगा, भाई चाणक्य ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। इस चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो इसने किताब लिखी अर्थशास्त्र में, और इसमें जिक्र किया था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस प्रकार की कला थी उसके बारे में हमको जिक्र मिलता है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो अगर हम मौर्य वंश की बात ही कर रहे हैं, इन राजाओं की हमने बात की है, तो अब आपके दिमाग में इन राजाओं के बारे में जब नाम याद होगा तो हम एक एक राजाओं के समय की कला पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, बिंदुसार, ठीक है। ये प्रमुख 2-3 नाम है, इनके समय की कला किस प्रकार की थी। अगर हम सबसे बढ़िया बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो बिंदुसार बना और बिंदुसार का जो बेटा अशोक सम्राट था उसके समय की कला सबसे खतरनाक और विकसित होने वाली कला थी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में ये जो हम बात कर रहे हैं लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब 6वीं शताब्दी में जब भारत के दक्षिण भारत में हो या उत्तर भारत में, और विशेषकर जो गंगा नदी की घाटी है उसके आसपास में अनेक आंदोलन हुए, और उन आंदोलन के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के लोग आते गए। और उस समय उन आंदोलन की वजह से भारत के अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ और अलग अलग उपजातियाँ बनती गई, और लोगों के बीच में धर्म परिवर्तन और धर्म को मानने वाली चीज़ों से प्रति और पूजा पाठ की जो परंपरा है वो बढ़ रही थी, ये भी समझना है। खैर उस समय की हमको कला के बारे में पढ़ना है। अगर हम उस समय की कला के बारे में पढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय अलग अलग कला निर्माणों में हम उस समय की खंबे, मूर्तियाँ और जो शैलकृत वास्तुकला हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो हम अब पढ़ेंगे कि उस समय की जो 6वीं शताब्दी से पहले जो खंबे बने हैं, स्तंभ, और इसके अलावा जो मूर्तियाँ हैं, इसके अलावा उस समय की जो वास्तुकला है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उनकी हम बात करेंगे वास्तुकला के बारे में। आपको पता है कि भगवान जो बुद्ध हैं उनके जो भिक्षु लोग थे, देखो पहले पता होना चाहिए भगवान बुद्ध का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था, और उन्होंने बौद्ध धर्म बढ़ाया और बौद्ध धर्म बनाया। इसमें 2 अलग अलग मत आते हैं, एक हीनयान आता है और एक आता है महायान। तो बौद्ध धर्म में 2 अलग अलग मत हैं, 2 अलग अलग भाग हैं, हीनयान और महायान। तो इसमें इन अलग अलग धर्मों में जो लोग हैं जो अपना घर परिवार छोड़ करके सन्यासी के रूप में बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, ये क्या करते हैं, भिक्षा मांग करके खाते हैं और आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए, इसके अलावा एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं ये बौद्ध भिक्षु। ये भी ध्यान रखना है आपको। और अगर मैं इन बौद्ध भिक्षु की बात करूँ तो ये जिस जगह पर रहते हैं उनको विहार कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? विहार। बौद्ध भिक्षु जिस स्थान पर रहते हैं वो विहार कहते हैं। और आपको ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि भारत के अंदर एक राज्य है बिहार। बिहार का नाम इसी विहार से पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा विहार हैं। विहार क्या है? वह स्थान जहाँ पर बौद्ध भिक्षु
क्या करते हैं, रहना पीना ये करते हैं। जहाँ रहने का जो स्थान है वो उनका क्या है, खाना पीना रहना जो उनकी जगह है, निवास स्थान, वो तो विहार है। लेकिन इसके अलावा चैत्य भी एक जगह होती है, चैत्य। और अब वो बता दें, चैत्य वह जगह है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं, पूजा अर्चना पाठ करते हैं। पूजा पाठ जिस जगह पर करते हैं बौद्ध भिक्षु, उसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है, उनके सामने ध्यान केंद्र कर रहे हैं, वो जो जगह होती हैं वो चैत्य होती हैं। और ये अलग अलग गुफाएं भी बनी हैं, ये भी ध्यान रखना है, इस गुफाओं की भी बात आती है। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मौर्य काल के अंदर और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक तो विहार बने और एक चैत्य गुफाओं का निर्माण हुआ उस समय कला के अंदर, ठीक है। तो विहार चैत्य बने, इसके अलावा स्तंभ भी बने हैं। क्या बने हैं उस समय, स्तंभों का निर्माण भी हुआ है, बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं उस समय। पत्थर और चट्टानों को काट करके गुफाएं भी बनाई हैं। क्या बनी हैं, गुफाएं इस समय, ये भी ध्यान रखना है। और उन पत्थरों के ऊपर बहुत बारीक से डिजाइनें हमको मिलती हैं, ये भी ध्यान रखना है। और बहुत बड़े बड़े एक ही पत्थर से उन्होंने बड़े बड़े स्तंभ बनाए हैं, ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। और इन सब पत्थरों पर, इन स्तंभों पर उन्होंने अलग अलग डिजाइनें आती हैं। जैसे मौर्य काल में हमको इस प्रकार के क्या मिलते हैं, स्तंभ मिलते हैं, और इन स्तंभ के ऊपर इस प्रकार से फूल की डिजाइन हमको मिलती हैं। क्या मिलती हैं, फूल की डिजाइनें मिलती हैं। और स्तंभों के ऊपर जो डिजाइन मिलती हैं वो मौर्य काल की हैं, ठीक है। वो एक ही पत्थर से इस प्रकार की डिजाइनें बनाई हैं इन्होंने, और बहुत बढ़िया सुंदर रूप से बने हुए। इन स्तंभों के ऊपर उन्होंने शेर की आकृति भी बनाई है, कहीं हाथी भी बनाए उन्होंने, और कहीं सांड भी बनाए हैं। क्या बनाए हैं, सांड। और कहीं कहीं घोड़े भी बनाए उन्होंने। क्या बनाए हैं, घोड़े। तो मैंने कहा कि जो मौर्य काल में स्तंभ बने थे, अगर मैं उन स्तंभों की बात करूं तो उसमें शेर, हाथी, सांड और घोड़े, इनकी आकृतियाँ उन स्तंभों के ऊपर बनाई गई हैं, सुंदर रूप से उत्कीर्ण की गई हैं। और एक अद्भुत और अनोखी आकृतियाँ हमें इन प्रकार की मिलती हैं। और इनको भी इन्होंने जो बनाया जानवर, इनको भी ऐसे कोई दुबला पुतला जानवर नहीं बनाया है, इनको एकदम मजबूत और हष्टपुष्ट जानवर बनाया है। और उन्होंने इन स्तंभों के ऊपर गोल गोल वेदिकाएँ भी बनाई हैं, गोल गोल इस प्रकार की वेदिकाएँ स्तंभों के ऊपर, ठीक है। और उन वेदिकाओं के ऊपर उन्होंने फूल भी बनाए हैं। इससे पहले गोल गोल कमल का फूल, यहाँ विशेषकर उनकी पंखुड़ियाँ हमको दिखाई देती हैं स्तंभों के ऊपर। कमल की जो फूल हैं उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो इनके ऊपर, स्तंभों के ऊपर हमको डिजाइन के रूप में आज भी नज़र आती हैं। अगर हम ऐसे स्तंभों की बात करें कि ऐसे स्तंभ को कहाँ कहाँ मिले हैं, तो आप याद कर सकते हो कि हमको बिहार राज्य के अंदर बहुत सारे मिले हैं। अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार राज्य में किस किस जगहों पर बहुत सारे स्तंभ मिले हैं। तो बिहार में एक जगह है बसरहा बखीरा, जगह का नाम है बसरहा बखीरा। बिहार में जगह है लोरिया, नंदनगढ़, लोहरिया नंद या नंदनगढ़, ठीक है। तो नंदनगढ़ है एक, तो लोरिया, नंदनगढ़, बसरहा बखीरा। एक है रामपुरवा। तो ये ऐसी जगह है बिहार के अंदर जहाँ हमें इस प्रकार के स्तंभ मिले हैं। किस प्रकार के, जिन पर शेर, हाथी, सांड, घोड़े जैसी आकृतियाँ बनी हुई हैं, इस पर वेदिकाएँ बनी हुई हैं इस प्रकार गोल गोल, और इसके ऊपर डिजाइन है, मूर्तियाँ हैं, और कमल के फूल की पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं। और ये एक ही पत्थर से काट कर बनाई हुई बहुत सारी लंबी लंबी मूर्तियों से स्थापित ये एक स्तंभ है। और इस स्तंभ की हमने बात कर ली है। क्या बिहार राज्य के अलावा और किसी राज्य में नहीं मिली है? बिल्कुल मिली है। उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर भी हमें बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं तो उसमें दो स्थान हैं। एक तो है सन किस्सा। क्या है? सन किस्सा, जहाँ पर मूर्तियाँ मिलती हैं। दूसरा है सारनाथ। कौन सा नाथ? सारनाथ। तो यूपी के अंदर भी हमको मूर्तियाँ मिलती है, सारनाथ के अंदर, सन किस्सा के अंदर, ठीक है। अगर मैं आपके सामने सारनाथ की बात करूँ तो वहाँ बड़ी सुंदर मूर्तियाँ मिलती हैं हमको। कहाँ पर? सारनाथ के अंदर, ठीक है। अगर
सारनाथ में जो भी हमको स्तंभ आए हैं, स्तंभ के ऊपर वाले भाग शीर्ष स्तंभ बोलते हैं या स्तंभ शीर्ष बोलते हैं जिसको, अगर उनकी बात करूं तो ये बहुत प्रसिद्ध है। सारनाथ के जो स्तंभ शीर्ष हैं वो बड़े प्रसिद्ध और मौर्य कला के ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। और इसी सारनाथ के जो शीर्ष स्तंभ में से एक अशोक स्तंभ भी हैं और वो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में उसका उपयोग किया गया है, उसका है। मैं ये कह रहा हूँ जो अशोक चक्र हैं जो सारनाथ से मिला हुआ है वो शीर्ष स्तंभों में से एक है और यहाँ पर बहुत सारी डिज़ाइन हमको मिलती हैं, इनके ऊपर अलग अलग शेर वगैरह आकृतियाँ बनी हुई हैं। जब हम इस शीर्ष स्तंभ को देखते हैं तो इसके ऊपर चार शेर की आकृतियाँ हैं। दोनों चार जो शेर है वो विपरीत दिशा में बने हुए हैं। किस दिशा में? विपरीत दिशाओं में बड़ी बड़ी आकृतियाँ इनकी हैं और इन चार शेरों के नीचे वेदिका है गोल गोल इस प्रकार की, उसके ऊपर उन्होंने घोड़ा बनाया है। क्या बनाया है? घोड़ा। उसके ऊपर उन्होंने सांड, ऊपर एक हिरण भी बनाया हुआ है, हाथी भी बनाया हुआ है। इस प्रकार की पशुओं की आकृतियाँ हमें इस स्तंभों पर मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम देखें तो इस मूर्ति कला में उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। और दरअसल ये जो शीर्ष स्तंभ है इनको आपको पता होने से कि धम्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। धम्म चक्र प्रवर्तन का ये क्या है? ये प्रतीक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें भगवान बुद्ध की जुड़ी हुई अनेक प्रकार की कथाओं और कहानियों को उकेरा गया है। जातक कथाओं की हम बात करेंगे आने वाले समय में कि जो अजंता और बाघ की गुफाएं हैं, अजंता की गुफा है। इसके अलावा जो भीमबेटका की गुफाएं हैं जो आदिवासी की थी, अजंता में भी जो बहुत सारी गुफाएं हैं जहाँ पर बहुत जातक कथाओं के चित्र मिले हैं। तो उसी प्रकार मूर्तियों के रूप में भी हम अलग अलग जातक कथाएँ और भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई कथाएँ मिलती हैं हमें। ये जो स्तंभ हैं वो धम्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक माने जाते हैं, धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर इन मूर्तियों की बात करें जो तीसरी ईसा पूर्व की जो मूर्तियां हैं उसमें पशुओं की मूर्तियां बनी हैं, उसमें यक्ष और यक्षिणी की भी मूर्तियां बनी हैं। यक्ष और आप ध्यान रखेंगे कि यक्षिणियाँ, यक्ष और यक्षिणियाँ क्या होती हैं? जैसे कोई राजा है उसके आसपास में जो दास दासियाँ होती हैं जो राजाओं की सेवा करती हैं, ठीक है। जो देवदासी हैं जो देवताओं की सेवा करती हैं, आपने अगर देखा होगा कि जैसे राजा बैठा हुआ है और राजा के पास में एक ऐसी औरत जिसके हाथ में चंवर हैं। क्या हैं? चंवर, जो हवा डाला हुआ सफ़ेद होता है चंवर। आपने वो जैन धर्म में तो देखा ही होगा, इस प्रकार का होता है। हाथ में पकड़ करके इसे हवा डाली जाती है। ये पतले पतले धागों से बना होता है अपने, तो ये जो बालों से भी बनता है सफ़ेद, इस प्रकार से बारीक रुई का हो सकता है हवा डालने के लिए। तो जिसके हाथ में चंवर हैं और जो सेवा के लिए होती हैं वो आदमी यक्ष और यक्षिणियाँ जो गेट पर खड़े हैं या राजा की सेवा में खड़े हैं, ठीक है। तो ये भी इस प्रकार की इनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि तीसरी ईसा पूर्व इस प्रकार की हमको ये तीसरी शताब्दी से इस प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं विशाल बड़ी आकृतियों में। और इस समय जो गुफाएं बनाई हैं वो बड़े बड़े चट्टानों को काट करके गुफाओं का निर्माण किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। और इन चट्टानों के तहत जो गुफाएं बनाई हैं उन गुफाओं के अंदर हमको अलग प्रकार से स्मारक मिलते हैं, अलग चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं और जिनसे जो यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है और पता लग जाता है कि किस प्रकार आने वाले समय के लोग हैं वो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो उसमें अपना मन लगाते हैं और उस धर्म को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। अगर हम यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियाँ देखें तो हम भारत में बहुत सारी जगह पर मिलती हैं। पटना हो या विदिशा हो या मथुरा हो, ये ऐसी जगह है कि यहाँ हमें यक्ष और यक्षिणी की खूब सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिलती हैं विशाल आकृति में, मानव आकृति जैसी बड़ी बड़ी। और इन पर क्या की हुई है? इन मूर्तियों के ऊपर पॉलिश की हुई है। क्या की हुई? इन मूर्तियों के ऊपर पॉलिश की हुई है। और इस पॉलिश को जब देखते हैं तो उस समय की वैज्ञानिक या निपुणता हमको पता लग जाती है कि किस प्रकार से उस समय के लोगों ने पॉलिश की है उस समय मूर्तियों के ऊपर, जो आज भी चमक बनाए रखी हुई है इन मूर्तियों को देखते हैं।
और मूर्तियों में जो भी उन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं उनका जो अंग प्रत्यंग हैं बड़े सुंदर रूप से बनाया है। उनके शरीर की जो ढलाई है, किस प्रकार की अंगुलियाँ होती हैं, गर्दन किस प्रकार उभार होता है शरीर में, वो सारी चीज़ें यहाँ हमको दिखाई देती हैं। मूर्तियाँ लंबी हैं और हस्तपुष्ट मूर्तियाँ बनाई हैं। इससे पता लगता है कि उस समय लोगों के मन में जो मानव आकृति के प्रति जो सहज भाव था वो हमें नज़र आता है इस समय की चीज़ों को देख करके। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हमने उनकी भी बात कर ली है, किस समय की, इन समय की मानव आकृतियों के अंतर्गत यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ हमने कर ली हैं बात। इसके अलावा हमें बहुत सारी पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिलती हैं उस समय। पकी हुई मिट्टी की भी मूर्तियाँ मिलती हैं। इन प्रतिमाओं के अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा कि जो उड़ीसा है, उस उड़ीसा में भी बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं जो मिट्टी की बनाई हुई हैं। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर आपको पता ही होगा। वहाँ पर हमको चट्टान से काटी हुई बहुत बड़ी आकृति की, आपको पता है कि हाथी की मूर्ति मिलती है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो उड़ीसा के जो धौली नामक जगह है वहाँ पर इस प्रकार की मूर्ति मिलती हैं। तो आप याद करेंगे कि उड़ीसा के धौली नामक जगह पर चट्टान को काट करके ही एक चट्टान से हाथी की मूर्ति बना दी है। तो कितना मुश्किल होता होगा उस समय कि चट्टान को काट करके ही क्या करना है, इस प्रकार की मूर्ति का निर्माण करना है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी किस प्रकार से पुराने समय में मूर्तियाँ बनती थी, किस चीज़ से बनती थी। और जब इन मूर्तियों को देखते हैं तो इनमें रेखाओं का लय और इसके अलावा हमें इनकी उस समय की जो पारखी लोग थे उनके जीवन के बारे में पता लगता है। और अशोक सम्राट ने भी बहुत सारे स्तंभ बनवाए, मूर्तियाँ बनवाई और अलग अलग प्रकार की चीज़ों में इनका भी इंटरेस्ट था। और आपको बता दें कि बिहार के अंदर एक पहाड़ियाँ हैं, 12 बार की पहाड़ियाँ। बिहार में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? 12 बार की। और इन पहाड़ियों के अंदर गुफा बनी हुई है। क्या बनी हुई है? गुफा, जो चट्टान को काट कर बनाई है। इस गुफा को लोमस ऋषि की गुफा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको? लोमस ऋषि की गुफा। कहाँ पर है? बिहार के 12 बार की पहाड़ियों के अंदर। जब इस गुफा में हम प्रवेश करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस गुफा के बाहर इस प्रकार से मेहराब बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? चाप काट करके मेहराब बने हुए हैं। ठीक है, और उन मेहराब के बारे में हमको पता लगता है कि उस समय की मेहराब की आकृतियाँ किस प्रकार की थी। तो ये भी ध्यान रखना है। और इस मेहराब के प्रवेश द्वार पर हाथी की आकृतियाँ भी बनी हुई हैं। क्या बनी हुई है? हाथी की आकृतियाँ। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और अगर हम हाथी की आकृतियों की बात करें तो अंदर जब जाते हैं तो विशाल, बाहर तो गेट पर हाथी की आकृति होगी और अंदर जाते हैं तो विशाल आकृति के अंदर हमें ऊपर जो छत हैं, भीतरी कक्ष है, वो आयताकार नज़र आता है। कौन सा? आयताकार कक्ष हमें भीतर से नज़र आता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी कि किस प्रकार के कक्ष हमें उस समय नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आयताकार हो गए और हाथी और इनकी बात कर ली हमने। इसके अलावा मेहराब की बात कर ली हमने। ठीक है, तो ये लोमस ऋषि की जो गुफा है बिहार के 12 बार की पहाड़ियों में, हमने उनकी बात की है। तो यहाँ पर हमें चैत्य जो हैं वो गुफा मिलती है, चैत्य गुफा। क्योंकि चैत्य के बारे में मैंने बता दिया है। उनके ऊपर मेहराब बने हुए हैं और मेहराब के अंदर भी हाथियों की मूर्तियाँ वहाँ पर बनाई हुई है। और अंदर गोलाकार कक्ष बना हुआ है, गोलाकार कक्ष बने हुए इन गुफाओं के अंदर जो उस समय की है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा पाठ करने के लिए होंगे। प्रवेश द्वार के बड़े कक्ष की तरफ भी दीवार बनी हुई है और कहा जाता है कि भगवान बौद्ध से जुड़ी हुई इस प्रकार की गुफाएं हमको मिलती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा गुप्त काल के अंदर भी अनेक सारी मूर्तियाँ मिलती हैं, गुप्त काल के बाद में, और भगवान बुद्ध के समय भी अलग अलग मूर्तियाँ मिलती हैं। उन मूर्तियों की हमने बात की है। और आपको पता है कि अशोक सम्राट हैं, वो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए भी अनेक प्रकार की जगहों पर शिलालेख खुदवाते हैं और भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जो शिक्षा है उनका उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोगों को उन शिक्षाओं के बारे में पता लग सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या करें, शेयर। इसको किताब नहीं खरीदे तो किताब को ज़रूर खरीदें ताकि आपको समझ में आ जाए। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए।